आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और मुंबई स्टूडियो से अभिषेक सत्यव्रतम भी मौजूद है और आप देख रहे हैं स्टॉक्स फटाफट। और इस शो में हम आपके सवालों को शामिल करेंगे। सवाल पूछने का तरीका सबसे पहले आपको बता देते हैं। हमारा फोन लाइन नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा, उसके जरिए आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमें आप कॉल भी कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो ये था सवाल पूछने का तरीका, लेकिन गेस्ट को भी हम कुछ ही देर में शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त बाजार पर। और हमने देखा कि आज शुरुआती तेजी के बाद हल्का दबाव यहां पर देखने को मिल रहा है बाजार में, लेकिन सुबह से ही एक दायरे में कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी देखिए इस वक्त हरे निशान में है, 18,030 के ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है, करीब करीब 16 अंकों पर। वहीं बैंक निफ्टी में भी सपाट ट्रेड देखने को मिल रहा है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखेंगे तो पड़ला जो है वो आज तेजी करने वाले शेयरों का भारी है। और हम देख रहे हैं कि लगभग हर एक गिरने वाले शेयर के सामने करीब करीब 4 शेयर्स ऐसे हैं जो कि अच्छी बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है वो तेजी वाले शेयर की तरफ फेवरेबल है। निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों पर अगर नजर डालेंगे तो आज मजबूती है टाटा स्टील, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स आज करीब करीब 2% से ज्यादा की मजबूती के साथ इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। वहीं गिरने वाले शेयरों में महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक, डॉक्टर रेड्डीज, भारती एयरटेल और एचडीएफसी में करीब करीब 1.25% की आज कमजोरी देखने को मिल रही है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि मेटल शेयरों में काफी शानदार मोमेंटम देखने को मिल रहा है, अच्छी तेजी है वहां पर। इस इंडेक्स में आज काफी अच्छा कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं कुछ स्पेसिफिक सेक्टर की बात करेंगे तो आज शुगर शेयरों में भी आज अच्छी तेजी है। मेटल इंडेक्स देखिए करीब 2% ऊपर है और इस वक्त दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है। चाइना में फिर से रीओपनिंग की बात चल रही है, जिसका कि यहाँ पर सेंटिमेंट के लिहाज से देखा जाए तो पॉजिटिव इम्पैक्ट आज मेटल स्टॉक्स पर है। लेकिन चलिए अब एक्सपर्ट को भी शामिल कर लेते हैं और हमारे साथ दोनों ही गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक कारवा और द स्ट्रीट से कुणाल रामभिया मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। कुणाल, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, हम मार्केट पर चेक लेंगे। क्या व्यू बन रहा है? अब ये जो हफ्ता रहेगा उसमें हम देखेंगे कि दिसंबर सीरीज की एक्सपायरी भी होने वाली है और उसके पहले हम देख रहे हैं कि काफी दायरे में कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है बाजार में। क्या लेवल्स आप वॉच कर रहे हैं मार्केट के लिए? कौन सी रेंज को आप यहाँ पर ट्रेडर्स को सुझाएंगे? किस तरह की रणनीति यहाँ पर अपनाने की राय देंगे? गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू आवर व्यूअर्स आल्सो। अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी ने जो अपनी एक रुझान शुरू की थी करीब जून और जुलाई की बॉटम से, करीब 15,200 के लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, वहां से अगर आप देखिए तो एक रुझान बहुत ही पॉजिटिव ओपन हुई थी और क्लियर हायर टॉप हायर बॉटम डेली चार्ट पे हमें दिख रहे हैं। रिसेंटली जो हमने करेक्शन देखा वो 18,500 से लेके 17,750 के लेवल तक का था। बट ये भी जो करेक्शन है वो एक हेल्दी करेक्शन था। अब तक वो जो पहले वाली रुझान है वो अभी भी ओपन है। सो कीपिंग दैट इन माइंड, यहाँ पे हमारा व्यू तो ये ही रहेगा कि जब तक निफ्टी 17,500 और 17,700 के जोन को होल्ड करके चल रही है तब तक बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करें। हमने देखा कि ये गए हफ्ते बहुत ही अच्छी करेक्शन हमने काउंटर्स में देखी, जहां काउंटर्स करीब 10 से 15% के दबाव में आ चुके हैं। बहुत ही अच्छे सपोर्ट लेवल पे मिल रहे हैं। सो रणनीति यहाँ से अगले 15 से 20 दिनों के लिए बाय ऑन डिप की रहेगी और अगर निफ्टी 17,500 के नीचे जाती है तो हमारा व्यू शायद चेंज होगा, बट तब तक यहाँ पे डेफिनेटली बाय करके चल सकते हैं। ठीक है, निफ्टी को लेकर ये भी, हालांकि ऊपरी स्तरों से हम देख रहे हैं कि निफ्टी इस वक्त तकरीबन 100 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर आप बैंकिंग फाइनेंशियल के खेमे को हटा दीजिए तो बाजार में फार्मा थोड़े से नरम हैं और बैंकिंग, निफ्टी बैंक देखिए बिल्कुल फ्लैट ट्रेड हो रहा है। एफएमसीजी में थोड़ी सी सुस्ती है, लेकिन बाजार के ब्रॉडर मार्केट का मूड आज भी ठीक है, जैसा कि पूजा आपको हाईलाइट करके बता भी रही थी। अगर आप छोटे मझोले शेयरों को देखेंगे तो बिल्कुल तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि मिड कैप का जो इंडेक्स है तकरीबन 0.25% ऊपर है, स्मॉल कैप का इंडेक्स 1% से ज्यादा तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। तो बाजार में वॉलेटिलिटी आज है और जाहिर सी बात है कि ये एक्सपायरी का हफ्ता है, वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, इनफैक्ट इस साल की आखिरी एक्सपायरी भी होगी। इसके चलते बाजार में आपको वोलेटिलिटी तो दिखेगी, लेकिन 18,000 के आसपास एक जो स्ट्रांग वाला सपोर्ट है वो बाजार के लिए कहीं ना कहीं काम भी कर रहा है। सीधे अब आपके सवालों को शामिल करेंगे और पहले दर्शक को जोड़ेंगे। बंगलुरु से चंदन हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। चंदन जी नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? सर सुन पा रहे हैं क्या? जी चंदन जी बिल्कुल आपको सुन पा रहे हैं, सवाल पूछिए अपना।
सर मेरे पास टाटा मोटर्स का शेयर था 25 शेयर। तो अभी मैं सोच रहा था कि अभी ऑलरेडी मार्केट गिरा हुआ है, तो मैं सोच रहा हूँ उसमें और 25 शेयर ऐड करना चाह रहा हूँ एवरेज के लिए, तो ऐड कर सकता हूँ क्या? ठीक है, चलिए आपको सलाह देते हैं टाटा मोटर्स। विवेक, 400-450 रुपये के रेंज में काफ़ी समय बिताया था, लेकिन हाल फिलहाल जो बाजार में एक गिरावट आई उसका शिकार हुआ ये भी शेयर। लेकिन लोअर लेवल से फिर से हम बाइंग भी देख रहे हैं 450 रुपये के स्तरों से। अब 395 रुपये के आसपास ये शेयर है, आज भी तेजी इसमें दिख रही है। क्या सही स्ट्रेटजी होगी और एडिशन करने का इस लेवल पर? विवेक, आपको आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आवाज आ रही है अभी। जी। देखिए, गुड मॉर्निंग अभिषेक और सभी को गुड मॉर्निंग। देखिए, टाटा मोटर्स इस गिरावट के बाद मुझे लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए, और इनफैक्ट अगर ये थोड़ा बहुत एवरेज कर सकते हैं तो एवरेज भी कर सकते हैं। बहुत काफी टाइम बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक पॉजिटिव मूवमेंट्स आए थे, और मुझे लगता है कि वो मूवमेंट्स अभी चालू रहेंगे। अभी ये जो फॉल हुआ था ये बेसिकली हुआ था ओवरऑल मार्केट की वजह से, और एक बार ये बाई कर ले, और जब ये 440 430 रेंज में जब वापस आता है तब एक बार कॉल करें। ओवरऑल मतलब टाटा मोटर्स मुझे अच्छा लगता है, लेकिन इंडिया बिजनेस अच्छा लगता है, लेकिन यूएस ये जो यूरोप बिजनेस है उसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें कंपनी को देखनी पड़ रही है। वहां पे अगर स्टेबिलिटी आगे चल के आती है तो बहुत अच्छा स्टॉक हुई हो सकता है। और एक और पॉजिटिव ये है टाटा मोटर्स में कि आगे चल के ये लोग बहुत क्लियर है कि इनको डेट रिड्यूस करना, और अगर टाटा मोटर्स में डेट रिड्यूस होता है तो ये स्टॉक सही में एक बहुत बड़ा रैली यहाँ से दिखा सकता है। तो भाई रहेगा इस स्तरों पे 395 396 चल रहा है, और किसी को अगर एवरेज करना तो एवरेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एवरेज भी कर सकते हैं स्टॉक में। फंडामेंटल लिहाज से काफी बेहतर कंपनी है, डेट रिडक्शन भी प्लान है, जैसा कि विवेक अभी आपको बता भी रहे थे। कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहें तो मौजूदा स्तर को भी होल्ड कर सकते हैं या फिर एवरेज भी कर सकते हैं। ये सुझाव आपके लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और व्हाट्सएप के जरिए हमें प्रशांत जी का सवाल आया है, और इनका सवाल है भारत डायनामिक्स पर। 100 शेयर्स इन्होंने 650 के पास खरीदारी की है, 650 पर एंट्री की थी और काफी अच्छे लेवल पर की है। देखिए स्टॉक इस वक्त 907 के पास कारोबार कर रहा है। हालांकि कुछ करेक्शन आया था बीच में भारत डायनामिक्स में, लेकिन अगर 6 महीने का चार्ट देखें तो काफी अच्छी तेजी स्टॉक में देखने को मिली है। 1000 के आसपास का हमने देखा कि उच्चतम स्तर भी छुआ था कंपनी ने। मुनाफे में है फिलहाल ये इस वक्त। कुणाल, क्या सजेस्ट करेंगे भारत डायनामिक्स में? अभी तो मुनाफा हो रहा है, लेकर निकल जाना चाहिए या फिर होल्ड करें स्टॉक को? अगर हम ओवरऑल फॉर्मेशन की बात करें तो भारत डायनामिक्स का ओवरऑल रुझान तो पॉजिटिव दिख रहा है। इनफैक्ट आप इसका बिहेवियर देखिए, 3 दिन पहले ये काउंटर 925 930 पे चल रहा था। सडनली जो करेक्शन हमने मार्केट में देखा, ये काउंटर करीब करीब 800 रुपए तक आया, और कल एक ही दिन में वो पूरे 3 दिन का करेक्शन रिकवर करके काउंटर फिर से 11% ऊपर आ गया। ये दिखा रहा है कि इस काउंटर में कितनी इनहेरेंट स्ट्रेंथ है। अगर हमारे व्यूअर का थोड़ी सी लंबी अवधि का नजरिया हो तो डेफिनेटली इस काउंटर को होल्ड करने की सलाह बनेगी। इसका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनेगा वो है 820 का। अगर ये काउंटर 820 के बाद नीचे फिर से जाता है तो हमें थोड़ी सी चिंता बरतनी होगी, बट अदरवाइज दिस काउंटर इज वेरी मच स्ट्रॉन्ग। इसको होल्ड करिए। आई थिंक ये काउंटर हमें आगे जाके 1050 से 1075 के लेवल्स भी दिखा सकता है। ठीक है, 1000 के ऊपर निकलने का दमखम है भारत डायनामिक्स में। 1075 तक के टारगेट्स आ सकते हैं इस शेयर में। आगे बढ़ेंगे, जयपुर से मनीष हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। मनीष जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। पूछिए कौन सा शेयर है आपके पास? तो पीरामल फार्मा। पीरामल फार्मा 140 के भाव पर आपके पास है? अप्रोक्सीमेट 140 है सर, 137 क्वांटिटी है। 837 की क्वांटिटी है, 140 रुपए के आसपास के भाव पर लिया है ये शेयर। विवेक, का तकरीबन 2 महीने पहले ये डिमर्ज्ड कंपनी लिस्ट हुई और 200 रुपए के आसपास का भाव था, और अब ये भाव है 116 रुपए के आसपास। 140 की बाइंग है। आगे भविष्य आपको कैसा दिख रहा है और क्या सजेस्ट करेंगे इनको आप? अभिषेक, इनफैक्ट आपके कौन सा शो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, पिरामिड फार्मा मैंने भी रिकमेंड किया था अभी रिसेंटली 4-5 दिन पहले। मे भी क्रिसमस शो था वो। देखिए, कंपनी डीमर्ज हुई थी, और जनरली क्या होता है कि डीमर्ज होने के बाद जिनको फार्मा स्टॉक नहीं चाहिए वो लोग सेल करते हैं, और जिनको फाइनेंशियल स्टॉक नहीं चाहिए, एनबीएफसी का सेगमेंट नहीं चाहिए, वो भी सेल करते हैं। इसके लिए दोनों के दोनों जो पिरामिड एंटरप्राइजेस है और फार्मा है, ये दोनों गिरे।
ओवरऑल एक और दिक्कत की ये बात थी कि पिरामल फार्मा इसके लिए गिरा क्योंकि ओवरऑल फार्मा सेक्टर भी एक नेगेटिव ट्रेंड में है। लेकिन इन स्तरों में मुझे लगता है कि एक फेयर वैल्यू के नीचे चल रहा है और इन दामों में 116 117 जो दाम चल रहा है यहाँ पे डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग बाई की रिकमेंडेशन दूंगा मैं। और एज ए डिस्क्लोजर मेरा पर्सनल होल्डिंग इस कंपनी में है। मुझे लगता है कि आगे चल के जैसे ही फार्मा में थोड़ा बहुत रिकवरी आती है ओवरऑल और इस स्टॉक का जो सेलिंग है वो थम जाती है तो ये स्टॉक वापस आपको करीबन 180 से लेके 200 रुपए वापस दिखा सकता है। ये 100% इसमें पॉसिबिलिटी है। तो आज के दिन ये वैल्यूएशन के अंडर चल रहा है, मतलब अंडर वैल्यूएशन पे चल रहा है और फेयर वैल्यूएशन के नीचे चल रहा है, तो डेफिनेटली आपको बाई करना चाहिए। ठीक है, तो बाई करने की भी राय है और अगर मौजूदा होल्डिंग है आपकी तो आप बने रह सकते हैं इस स्टॉक में। चलिए अब आगे बढ़े और हमें फोन लाइन के जरिए हमसे संपर्क किया झारखंड से पंकज जी ने हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। पंकज जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। जी नमस्कार जी। ये जोमेटो का 2000 स्टॉक 75 रुपया 77 पैसा में लिए हुए है, इसको क्या करना चाहिए, रखना चाहिए या बेच देना चाहिए? ओके ठीक है, कुणाल आप ही सजेस्ट करिए। हम काफ़ी बार इस स्टॉक के फंडामेंटल्स पर बात कर चुके हैं और फिलहाल जो मैनेजमेंट कमेंट्री भी आई है हाल फिलहाल वो भी इतनी ज़्यादा कुछ एनकरेजिंग नहीं दिखी थी जोमेटो के लिए और हर लेवल पर हम देख रहे हैं कि ट्रेडर को दिक्कत ही हो रही है, उनको नुकसान झेलना पड़ रहा है। इन्हें क्या सजेस्ट करेंगे? यहाँ पर भी इन्हें नुकसान ही हो रहा है, जानना चाह रहे हैं कुछ आसार हैं कि इनका लेवल जल्द ही देखने को मिले इस स्टॉक में या फिर निकल जाना ही अच्छा होगा? सो इफ यू लुक एट दी ओवरऑल फॉर्मेशन तो इसमें हमने देखा 2022 में काउंटर 170 के लेवल से करीब 50 के लेवल 40 के लेवल तक पहुंचा और अब रिसेंटली ये साइडवेज कंसोलिडेशन में आ चुका है। अगर मैं डेट्स की बात करूं तो करीब अप्रैल महीने से लेके अब तक इसने एक रेंज अपनी कायम कर लिया है, वो है 75 ऑन द हायर साइड और नीचे की बाजू अगर आप देखें तो करीब 50 के लेवल है जो 3 से 4 बार जाके रिवर्स हो चुका है। एज ऑफ नाउ 59 पे चल रहा है। तो हमारे व्यूअर को बताना चाहूंगा कि ऑलरेडी पोजीशन यहाँ पे है तो होल्ड करिए। ओनली रीजन बीइंग काउंटर साइडवेज में है, हमें नहीं पता कि ये साइडवेज से बाहर ऊपर की बाजू निकलेगा या नीचे की बाजू निकलेगा। अगर ये काउंटर 50 के नीचे जाता है तो इसमें डेफिनेटली लॉस बुक करना लॉजिकल बनेगा एज पर द ट्रेंड, और अगर ये काउंटर 75 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे एक पॉजिटिव रुझान भी ओपन हो सकती है। तो एक बार 75 के लेवल पे आता है काउंटर तो एग्जिट करिए, 75 के लेवल को क्रॉस करता है तो डेफिनेटली री एंट्री करिए। आई थिंक नई रुझान शुरू हो सकती है। एज ऑफ नाउ होल्ड करने की सलाह बनेगी। 60 रुपए के आसपास है लेकिन अभी भी इसको होल्ड करने की सलाह है। अगला सवाल लेंगे कोलकाता से, ट्विटर के जरिए भेजा में यासिर ने। इनके पास एलटी फूड्स की 2000 शेयर है 124 रुपए के भाव पर। विवेक, वैसे इस साल चावल के जो स्टॉक्स रहे हैं काफ़ी अच्छे एक्शन हम देख चुके हैं और एलटी फूड्स में भी अच्छी रैली दिखी है। 60 रुपए के आसपास का स्टॉक था, ऑलमोस्ट डबल हो गया है। आप ये बताइए कि इसमें आगे आप एक्शन देख रहे हैं क्या? और चूंकि सितंबर के बाद से थोड़ा सा एक रेंज में फंसता हुआ शेयर दिखाई दिया है एलटी फूड्स का, इसको लेकर आपकी क्या राय होगी? कुणाल, आप व्यू दे पाएंगे इस पर? एब्सोल्युटली। अभिषेक, इस काउंटर को मैं बहुत ही नजदीक से ट्रैक करता हूँ। अगर आप देखिए ओवरऑल फॉर्मेशन इसमें बहुत ही अच्छा बना हुआ है, पॉजिटिव ट्रेंड है। सिर्फ इतना है कि ये मिड कैप काउंटर है और जब इसमें सेल ऑफ आता है तो थोड़ा सा लंबा सेल ऑफ देखने मिलता है। अब देखिए 3 दिन पहले भी ये काउंटर 125 126 पे चल रहा था और परसों की यस्टरडे की बॉटम देखिए 102 रुपए की थी। सो ट्रेंड तो अभी भी पॉजिटिव है इस काउंटर में। यहाँ पे तो मैं होल्ड करने की सलाह दूंगा। इनफैक्ट 105 का स्टॉप लॉस रखकर अगर किसी को नई बाइंग करनी है ये लेवल पे नई बाइंग भी की जा सकती है। आई थिंक दिस काउंटर एक इसमें जो ट्रेंड है उसको ध्यान में रखते हुए ये काउंटर फिर से हमें 140-45 के लेवल जरूर दिखा सकता है। ऑलराइट, ठीक है, तो ये राय आपको इस स्टॉक में दे दी गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फेसबुक के जरिए हमें सवाल आया है साहिल जी का। पहला सवाल है इनका एचसीसी पर। 2 स्टॉक है इनके पास, तो एचसीसी पर पहले सवाल ले लेते हैं। 800 शेयर्स इन्होंने 22 रुपए के भाव पर यहाँ पर एंट्री ली हुई थी और इस पर देखें तो हल्का नुकसान इनको इस स्टॉक में हो रहा है। इनकी खरीद के पास ही स्टॉक कारोबार भी कर रहा है। कुणाल, आप ही सजेस्ट करिए क्या करें? ट्रेडिंग का नजरिया लग रहा है इनका, नुकसान हल्का है अभी लेकिन न बने रहना चाहिए स्टॉक में।
इस काउंटर में अगर आप देखिए तो मार्च 2018 से लेके अब तक ये काउंटर एक कंसोलिडेशन विद राउंडिंग फॉर्मेशन में है। ये राउंडिंग फॉर्मेशन में टिपिकल एक ब्रेकआउट आता है और काउंटर बहुत ही सिग्निफिकेंटली नीचे आता है। हमें लगता है कि इसका ट्रेंड बिगड़ चुका है। ये हमने देखा था करीब करीब अप्रैल महीने में जब काउंटर पहुंचा था 19 रुपए पे, उसके बाद फिर से 12 रुपए तक गया था और अब रिसेंटली इस काउंटर ने 22 साढ़े 22 की टॉप बनाई है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस काउंटर में मैं ट्रेड करने की सलाह नहीं दूंगा, बट हमारे व्यूअर के पास ऑलरेडी पोजीशन है तो इसमें बने रहने की सलाह बनेगी। और इसमें जब भी स्पाइक आता है तब एग्जिट करिए, करेक्शन में बाय करने की आदत रखिए। हमारे रिटेलर्स बहुत सारी बार इसमें फंस जाते हैं जब इसमें मोमेंटम शुरू होती है। इस काउंटर में जब कूल ऑफ आता है तब इसमें बाइंग करने की सलाह बनेगी। तो एज ऑफ नाउ बने रहिए, 15 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। आई थिंक ये काउंटर हमें अगले कई महीनों में शायद 1 या 1.5 महीने में एक बार 22.5 23 तक के लेवल्स फिर से दिखाएगा। 25 पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह बनेगी। ठीक है, तो 25 के लेवल्स दिख सकते हैं, उसके आसपास आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगला सवाल इन्होंने भेजा था पूना वाला फिनकॉर्प 75 शेयर्स 290 पे लिया हुआ, ये भी इनकी हाल ही की खरीद लग रही है। हाल फिलहाल में पूना वाला फिनकॉर्प हमने देखा खबरों पे भी था, ये कंपनी की हाउसिंग आर्म बेचने की योजना है और कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स भी आई थी जिनकी की पॉजिटिव कमेंट्री थी और कवरेज भी इनिशिएट की थी। इनकी ये भी स्टॉक इनकी खरीदारी के पास ही कारोबार कर रहा है। विवेक, कैसी लग रही है आपको ये कंपनी पूना वाला फिनकॉर्प? होल्ड करने की राय देंगे? पूजा, इनिशियली मैंने 160 रुपए में रिकमेंड किया था स्वदेश पे, और उसके बाद में जब 350 तक आया था तब बोला था एक बार प्रॉफिट बुक कर लो। लेकिन उसके बाद में 2 दिन पहले जब ये 250 रुपए आया तो मैंने वापस एक बाय रिकमेंडेशन भेजी थी सभी क्लाइंट्स को कि इसमें आप एंट्री वापस ले सकते हो। देखिए, कंपनी में जो भी हो रहा है आज के दिन सारा पॉजिटिव हो रहा है। इनका फोकस मेनली डिजिटल लेंडिंग पे अभी ज्यादा है, वो जो बहुत प्रॉफिटेबल है। मतलब माइक्रो फाइनेंस लोन्स, एक तो माइक्रो मत समझो, लेकिन हाँ स्मॉल लोन्स ये लोग कर रहे हैं और ज्यादातर प्रोफेशनल्स को कर रहे हैं। आगे चल के ये जो पैसा आया अभी 3,000 3,500 करोड़ ग्रोथ में ही ये लोग लगाने वाले हैं, तो ओवरऑल बहुत अच्छा लग रहा है स्टॉक लॉन्गर टर्म के लिए। हो सकता है कि इमीडिएटली ये वापस 300 310 जाए, लेकिन हाँ किसी को ठीक है, पूना वाला फिनकॉर्प पर विवेक का ये व्यू। कल एक रिपोर्ट अच्छी आई थी मोतीलाल ओसवाल की और इसमें 350 रुपये तक के टारगेट्स दिए गए थे और तकरीबन इस भाव से भी अगर हम देखेंगे तो 25% के आसपास के अपसाइड्स की उम्मीद जता रहे हैं मोतीलाल ओसवाल। आगे बढ़ेंगे, दिल्ली से श्यामलाल हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। श्यामलाल जी नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? जी सर, हमने पोलीप्लेक्स लिया था, 50 शेयर लिया था, 2375.20। 2375 पर आपने लिया है? हाँ हाँ, 2375 का शेयर 1550 रुपए के आसपास ये शेयर आ गया है और हम देख रहे हैं कि 52 हफ्ते के निचले स्तर तक फिसल के थोड़ी सी रिकवरी की ये कोशिश दिखा रहा है। कुणाल, आपसे राय जानना चाहेंगे। लगातार हमने इसमें डाउन ट्रेंड देखा है, हालांकि पिछले 2 दिन से इसमें लगातार तेजी है। अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो काफ़ी सस्ते हैं। इसके अलावा एक और मैट्रिक्स है जिस पर कंपनी को अच्छी कहना चाहिए, वो ये है कि कर्ज बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है ये। आपको इसके चार्ट्स कैसे लग रहे हैं? और हालांकि गिरावट के दौर में रहा है, लेकिन क्या यहाँ से रिकवरी की उम्मीद करनी चाहिए? ऐसे कुछ संकेत हैं? अभिषेक, आपने बहुत सही बताया। ये काउंटर अगर आप पी रेशियो में देखिए तो 7.5 के पी पे मिल रहा है। मुझे भी ये बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट टेक्निकल फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो एक फॉलिंग वेज फॉर्मेशन इस काउंटर में दिख रहा है और इस फॉलिंग वेज फॉर्मेशन का जो ब्रेकआउट आ रहा है वो है करीब करीब 1700 रुपए पे। एज ऑफ नाउ 1570 पे चल रहा है। इनफैक्ट मैंने ये काउंटर इसी हफ्ते वीकेंड में शॉर्टलिस्ट किया था, रीजन बीइंग फॉलिंग वेज फॉर्मेशन। सो इस काउंटर में एज ऑफ नाउ, बिकॉज हमारे व्यूअर ने बहुत ही लंबे समय से इसे होल्ड किया है, तो एज ऑफ नाउ बने रहने की सलाह बनेगी। अगर ये काउंटर 1700 के ऊपर निकलता है और फिर एक अपनी रुझान शुरू करता है और हायर टॉप हायर बॉटम बनाता है तो डेफिनेटली हम एवरेज आउट करने की भी सलाह देंगे, बट फॉर टाइम बिंग होल्ड ऑन और 1700 की वेट करिए। काउंटर 1700 के ऊपर निकलता है तो फिर से एक बार शो में आके किसी एक्सपर्ट की सलाह ले लीजिएगा। आई थिंक इसमें ये फॉलिंग वेज फॉर्मेशन के ब्रेकआउट पे हम 2500 के टारगेट से इस काउंटर में बने रह सकते हैं, बट ये एक लंबी अवधि का टारगेट मैं बता रहा हूँ, इसे शॉर्ट टर्म के लिए कंसिडर ना किया जाए।
का इसका लंबी अवधि का लक्ष्य है, लेकिन 1700 रुपए के ऊपर निकले तो एक बार फिर से समीक्षा करने की सलाह दे रहे हैं कुणाल। बाजार भी रोशन होने की कोशिश कर रहा है। 18,000 के अहम सपोर्ट को होल्ड करके बाजार इस वक्त ट्रेड कर रहा है। हल्की तेजी हालांकि है, लेकिन 18,000 के नीचे भी गया था, वहां से एक रिकवरी कोशिश जरूर हो रही है। जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, हिंडाल्को, ये मेटल स्टॉक्स आप आज देखिए 3% से ज्यादा की तेजी के साथ यहां पर ट्रेड होते हुए हम देख रहे हैं। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो को लेकर कोई चिंता नहीं है, पूरी तरह से बुल्स के फेवर में। लेकिन चलिए अब आपके लिए लेकर आएंगे कमोडिटी की एबीसीडी। कमोडिटी की एबीसीडी में आज हम बात करने वाले ई नाम की। ई नाम होता क्या है, सबसे पहले आपको बताते थे ई नाम कैसे काम करता है। कि ऑनलाइन पोर्टल है किसान के लिए और एग्री कारोबारी के लिए, जो एग्री प्रोडक्ट में डील करते हैं उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिनके लिए वो सीधे किसानों से उनकी उपज खरीद पाते हैं। और किसान को सबसे पहले जाके ई नाम की जो वेबसाइट है, सरकार की वेबसाइट है enam.gov.in, उस पर जाके रजिस्टर करें और अपना नाम, अपने पूरी डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, अपना बैंक की डिटेल्स, मोबाइल नंबर, पासबुक, जो भी सरकारी जो भी आपके आईडी कार्ड और एड्रेस प्रूफ होंगे वो जमा करके आप इस पर रजिस्टर करें। अपना रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद अपनी फसल की पूरी जानकारी वहां पर दे, आपको क्या बेचना है, और घर बैठे आप देश के किसी भी कारोबारी को अपना माल बेच सकते हैं। वो ऑनलाइन बिडिंग करेगी, पूरी ट्रांसपेरेंसी की तरीके से, पूरी पारदर्शिता के साथ वो बिडिंग की जाती है और आपको पता चल जाएगा कि आपके भाव क्या मिल जाए। इसके अलावा दूसरा फायदा इनाम का क्या है कि रियल टाइम आपको भाव भी वहां पर अपडेट होते रहते हैं और साथ ही किस तरह की मंडियों में अराइवल है, आगे किस तरह के भाव हो सकते हैं, इसके भी संकेत यहां पर मिल जाते हैं। तो ये काफी फायदे की चीज है और बिचौलियों को खत्म करके डायरेक्ट आपको कारोबारी जो खरीदार है उनके साथ डील करना और बेहतर भाव दिलाने के लिए सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म इनाम है। जो सरकार की कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा बड़ा मार्केट का एक्सेस, किसानों की रीच बढ़े, देश के किसी भी कोने में अपना माल बेचा। इसी मकसद से इनाम की शुरुआत हुई है और करोड़ों किसान आपको बता दें कि इसमें रजिस्टर हो चुके हैं और अच्छे बेहतर तरीके से यहां पर कारोबार कर रहे हैं। आप ऐप के जरिए भी इसमें रजिस्टर कर सकते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर भी रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर कई सारे एपीएमसी मंडियों में जाकर भी वहां पर काउंटर लगे रहते हैं, गेट पे ही काउंटर लगे रहते हैं, वहां पर भी जाकर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और अपनी उपज को बेच पाएंगे। तो इनाम क्या है, कैसे काम करता है, ये जानकारी आपको विश्व मोहन ने दे दी है। अगले दर्शक को साथ जोड़ेंगे। अब इंस्टाग्राम से इनफैक्ट सवाल आया है कोलकाता से, प्रवीण गुप्ता का। इनके पास है ट्राइडेंट के 1000 शेयर हैं 40 रुपये 18 पैसे के भाव पर। विवेक, ट्राइडेंट हम ना जाने कितनी दफा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब जरूरी इसलिए है क्योंकि 52 हफ्ते के निचले स्तर 30 रुपए के आसपास तक शेयर गया था, वहां से रिकवरी की कोशिश है। हालांकि आंकड़े जो आ रहे हैं, जो कंपनी भी शेयर कर रही है, वो भी इसके फेवर में नहीं है, क्योंकि नवंबर में जो डेटा शेयर किया कंपनी ने कि जो प्रोडक्शन वॉल्यूम था पिछले साल के मुकाबले उसमें 30-35% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन आप ये बताइए, क्या इस लेवल पर अब ये शेयर ठीक है और प्रवीण क्या अभी होल्ड करें? हालांकि 40 रुपए की उनकी खरीद भाव है इस शेयर में। मुझसे पूछ रहे अभिषेक जी? हाँ, देखिए, ट्राइडेंट और ओवरऑल टेक्सटाइल सेगमेंट में ये हुआ था कि जो कॉटन प्राइसेस थे वो रूफ टॉप को चीर के ऊपर जा रहे थे। तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज काफी दिक्कतों से गुजरी है और उसके कारण टेक्सटाइल कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए। लेकिन अगर ट्राइडेंट का फंडामेंटल्स आप देखो तो बढ़िया है और आपको अभी डाउन ट्रेंड में है करके मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर किसी को एंट्री करनी हो ना, तो आप एक स्टैगर्ड मैनर में यहाँ पे इस काउंटर में ले सकते हो, क्योंकि टेक्निकल्स डेफिनेटली इसके बहुत खराब लग रहे हैं अभी, क्योंकि लगातार नीचे जा रहा है और एकदम 52 वीक लोस पे है। तो 52 वीक लोस कोई जरूरी नहीं है और लो नहीं बने, तो वो भी बन सकता है। तो अगर एक स्टैगर्ड मैनर में आप इसको लेते हो और अब कॉटन प्राइसेस में स्टेबिलिटी आ गई और मुझे लग रहा है कि आगे चल के जितने भी टेक्सटाइल काउंटर्स है वो थोड़ा बहुत यहाँ से रिजल्ट्स अच्छे दिखा सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। तो स्टैगर्ड बाइंग में एक बाई कॉल रहेगा ये, और अगर किसी के पास ऑलरेडी है तो आप डेफिनेटली उसको होल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो ये राय आपको ट्राइडेंट में दे दी गई। आज 4% ऊपर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। आगे बढ़ते चंडीगढ़ से हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं, जेके गुप्ता जी, फोन लाइन के जरिए। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका, पूछिए।
सर मेरा सवाल ये है कि मेरे पास हैप्पीएस्ट माइंड के 111 शेयर हैं जी। 1015 की मेरी बाइंग है जी। और दूसरा शेयर है एफएल इंडिया। एफएल इंडिया ठीक है। के मेरे पास 100 शेयर हैं जी। और मेरी बाइंग है 1067 रुपए की। और मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहता हूँ जी, दोनों शेयर को जी। ओके, अच्छा ठीक है। वैसे एफएल इंडिया अगर देखेंगे तो आपकी खरीद के पास ही स्टॉक कारोबार कर रहा है और काफी समय से हम देख रहे हैं इसी लेवल के आसपास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है काफी समय से। और दूसरा स्टॉक है आपके पास हैप्पीएस्ट माइंड, जिसमें कि आपको नुकसान भी इस वक्त हो रहा है। विवेक, दोनों ही स्टॉक पर आप सजेस्ट करिए क्या करें, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं दोनों ही शेयरों में, और जो जिन स्तरों पर इन्होंने एंट्री की है उसी के पास स्टॉक इस वक्त ट्रेड भी कर रहे हैं। क्या करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिहाज से? क्या दोनों कंपनियां सही हैं या फिर कुछ बदलाव करने का सुझाव देंगे इन्हें? देखिए पूजा, मैं ये सजेस्ट इसमें कर सकता हूँ कि जो एफएल इंडिया है आप उसको बेच के, क्योंकि आपको उधर नुकसान या मतलब प्रॉफिट बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, लगभग बाइंग रेट के आजू बाजू है। वो अगर बेच के आप अगर उसको कन्वर्ट कर लेते हो हैप्पीएस्ट माइंड में और फिर रखते हो लॉन्गर टर्म के लिए, तो बेटर रिटर्न्स आपको श्योरली मिल सकता है। जो टेलीकॉम सेगमेंट रिलेटेड एफएल इंडिया, मेरे को मतलब वैल्यूएशन यहाँ पे काफी कॉस्टली लग रहा है। और जो आईटी है, मुझे लगता है कि जो मतलब जितना मार पीटना था सेक्टर को उतना पीट चुका है, और यहाँ से हैप्पीएस्ट माइंड इम्प्रूवमेंट दिखाने का पूरा पूरा संभावना रखता है। तो अगर 1000 के ऊपर भी आपको मिलता है आप अगर कन्वर्ट करने के बाद, तो आपका अच्छा खासा मुनाफा भी हो जाएगा। तो कन्वर्जन का सलाह रहेगा फ्रॉम एफएल टू हैप्पीएस्ट। ठीक है, एफएल से निकल के हैप्पीएस्ट माइंड्स में आपको पैसे लगाने की सलाह है। दिल्ली से सुनील का सवाल लेंगे, ट्विटर के जरिए आए हैं। इनके पास है बैंक ऑफ इंडिया के 1000 शेयर 94 रुपए के भाव पर। बैंक ऑफ इंडिया लगातार हमने इसमें अच्छी तेजी देखी है, आज भी ये शेयर ऊपर है, लेकिन थोड़े ऊपरी भाव पर खरीदे गए हैं ये शेयर। कुणाल, बैंक ऑफ इंडिया, इसके चार्ट्स देख के बताइए क्या लग रहा है आपको, क्योंकि कल हमने देखी से स्ट्रांग बाइंग लौटी थी बैंकिंग काउंटर्स में, खास तौर से मिड कैप सरकारी बैंकों में। अभिषेक, मैंने हमारे व्यूअर्स का बाइंग प्राइस मिस कर दिया, आप प्लीज रिपीट कर पाओगे प्लीज? ओके, सो बाइंग प्राइस हम फिर देख लेते हैं। पहले अगर हम कंसोलिडेशन की बात करें तो ये काउंटर आप देखिए 2018 से लेके अब तक करीब 4 साल हो गए, काउंटर ने 5 बार 105 के लेवल्स बनाए हैं और वहीं से गिरा हुआ है। आप रिसेंटली फॉर्मेशन देखिए तो करीब 15 दिसंबर को इस काउंटर ने 103 रुपए 50 पैसे का हाई किया और फिर से वहीं से नीचे लुढ़का है। सो ये एक बहुत ही बड़ा कंसोलिडेशन है 4 सालों का। अगर ये काउंटर 105 के लेवल के ऊपर निकलता है तो आई थिंक ये हमें अगले कई क्वार्टर में, 2 से 3 क्वार्टर में शायद 140 तक के लेवल्स भी बता सकता है। सो अगर हमारे व्यूअर का लंबी अवधि का नजरिया होगा तो इस काउंटर में बने रहने की एज ऑफ नाउ सलाह बनेगी। इनफैक्ट आप देखिए कल भी इसने बहुत ही अच्छी रुझान दिखा के 12.5% की रिकवरी भी दिखाई है। सो बने रहें, और अगर ये काउंटर 105 के ऊपर निकलता है तो 140 की लक्ष्य को ध्यान में रख के आप नई भी बाइंग कर सकते हैं। ओके, अब इन्होंने 94 के भाव पर लिया हुआ था ये स्टॉक, लेकिन आपको सुझाया जा रहा है हल्का नुकसान हो रहा है आपको, लेकिन आपको यही सजेशन है कि अभी भी आप बने रह सकते हैं, और 104 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकला तो और तेजी के लिए भी आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। ये राय आपको बैंक ऑफ इंडिया में दे दी गई है। फेसबुक के जरिए सुमेश नायर जी ने हमें सवाल भेजा है बोरोसिल रिन्यूएबल्स पर। 94 शेयर्स हैं इनके पास और इनकी जो खरीद भाव है ये 623 के पास है। थोड़ा ऊपरी स्तर पे इन्होंने ले लिया था जब स्टॉक में एक गिरावट आ रही थी, तब इन्होंने यहाँ पर एंट्री लेने की कोशिश की, और तब से हम देख रहे हैं स्टॉक में लगातार एक गिरावट ही देखने को मिल रही है। और 511 के पास इस वक्त, 510 के पास स्टॉक इस वक्त आ चुका है। इनको नुकसान भी काफी हो रहा है, करीब करीब 10,000 रुपए का नुकसान इनको इस वक्त इस स्टॉक में झेलना पड़ रहा है। विवेक, क्या सजेस्ट करेंगे बोरोसिल रिन्यूएबल्स के लिए? आपको कंपनी कैसी लग रही है और आगे क्या लेवल्स आप वॉच करेंगे? ये पूजा, अगर फंडामेंटली आप अगर देखो ना तो बोरोसिल रिन्यूअल एक अच्छी कंपनी है, लेकिन वैल्यूएशन का अगर वो नापदंड लगा के आप देखो तो कॉस्टली बहुत लग रहा है।
ऑफ लेट क्या हुआ था पिछले 6 महीने 1 साल में, काफी मतलब न्यूज में थी कंपनी, और बहुत बुलिश रिकमेंडेशन, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो या टेलीग्राम पे हो, सब जगह ये रिकमेंडेशन चल रही थी। और उस कारण कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया प्राइस वाइज। लेकिन आज के दिन पिछला क्वार्टर अगर आप देखो तो रिजल्ट्स इसके डाउन थे थोड़े बहुत, और उसके बाद में वैल्यूएशन यहाँ पे बहुत कॉस्टली लग रहा है। मैं ये वापस रिपीट करना चाहूंगा कि मतलब कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, लेकिन वैल्यूएशन 45 पी पे मुझे बहुत बहुत कॉस्टली लग रहा है। तो ऑन डिप्स ही हमको इसको देखना चाहिए। यहाँ पे अगर किसी के पास है तो या तो प्रॉफिट बुक कर लो या लॉस बुक कर लो चाहे, और लॉस बुक करने की जरूरत नहीं है। अगर टिप्स मिले मतलब 450, 460 वो अगर लेवल्स मिले तो उस वक्त आप एवरेज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे फ्रेश एंट्री की डेफिनेटली सलाह नहीं रहेगी, और किसी को अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट है तो इनफैक्ट प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो। ठीक है, प्रॉफिट अगर आपको हो रहा है तो प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। अगर आपको एवरेजिंग करनी है तो 460 रुपए का भाव आपके लिए सही रहेगा। लेकिन चलिए अब जबलपुर से प्रवीण को जोड़ेंगे फोन लाइन पर। प्रवीण जी नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास और क्या सलाह चाहिए? जी नमस्कार। IRFC के मेरे पास 1500 शेयर है, परचेस प्राइस मेरा 23 है जी, और RBNL के 700 और परचेस प्राइस 39 है। तो RBNL में तो मैं बने रहना चाहता हूँ, और IRFC में प्रॉफिट बुक करके निकलना अभी ठीक रहेगा। दोबारा ये प्राइसेस देखने को मिलेंगे क्या? ठीक है, RVNL और IRFC रेलवे के दो स्टॉक्स, कोई खास वजह प्रवीण जी आपको ये शेयर लेने की? हाँ, थोड़े गवर्नमेंट के रेलवे को लेके प्रोस्पेक्ट्स थे, तो इसी वजह से मैंने लेके रखा हुआ था। ठीक है, IRFC में भी अच्छी तेजी बनी है। 19 के स्तरों से हमने करीब करीब 35-36 तक शेयर को जाते हुए देखा। RVNL तो ऑलमोस्ट डबल हो गया अपने भाव से, और इस वक्त 64 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। हालांकि ये भी 84 रुपए के आसपास तक गया था। IRFC और RVNL, कुणाल जरा इन दोनों के चार्ट्स देखिए और आप ये बताइए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 3-4 दिन लगातार गिरने के बाद फिर से 2-3 दिन से अच्छी तेजी शेयरों में दिख रही है। क्या सलाह देंगे? इसका क्या मोमेंटम अभी भी इंटैक्ट है तेजी के लिए? अभिषेक, हम पहले IRFC की अगर बात करें तो ये काउंटर तो बहुत अच्छा लग रहा था। इनफैक्ट आप 3 दिन की जो फॉल थी 36 से लेके ये काउंटर 28-27 के लेवल तक आ गया था, तब ऐसे लगा कि शायद इसमें रुझान रिवर्स हो रही है। बट जिस तरह से कल मोमेंटम पिकअप हुई और आज फॉलो थ्रू आया है, आई थिंक देयर इज नॉट मच टू वरी, द ट्रेंड इज स्टिल ऑन। हमारे व्यूअर को एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसमें सजेस्ट करेंगे, वो है 30 रुपीज का। अगर ये 30 के नीचे फिर से डिसाइसिवली जाता है तो हमें शायद थोड़ी कॉशियसनेस अप्रोच अडॉप्ट करना होगा। बट सो फार IRFC में बने रहने की सलाह बनेगी, और इनफैक्ट 36 के ऊपर निकलता है तो ये काउंटर हमें 42 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। सो वेरी बुलिश ऑन IRFC। दूसरा काउंटर आपने कौन सा कहा, प्लीज रिपीट कर पाओगे? RVNL अगर रेल विकास की बात करें तो फॉर्मेशन इसमें भी बहुत ही अच्छी है। इनफैक्ट 3 दिन के गिरावट के बाद काउंटर संभला हुआ है, ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। 60 रुपीज का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनेगा और उसका ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। हम 60 रुपीज के ऊपर जब तक ये काउंटर होगा तब तक इसमें बने रहने की सलाह देंगे। इनफैक्ट 60 के स्टॉप लॉस से अगर यहाँ पे कहीं बाइंग भी करनी है तो डेफिनेटली कर सकते हैं। आई थिंक ये काउंटर में भी अपनी मोमेंटम एनी टाइम शुरू हो सकती है। इसका भी टारगेट पोजिशनली 90 रुपीज तक का बनेगा। ऑलराइट, ठीक है। तो ये रहा आपको दोनों ही रेलवे स्टॉक हैं, RVNL और IRFC, इन दोनों में ही आपको राय दे दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और फेसबुक से हमें सवाल भेजा है पिनक शुक्ला जी ने, और 2 सवाल है इनके। पहला तो एवरेस्ट कांटो सिलेंडर, ये कंपनी इन्होंने ली हुई है, करीब करीब 5 लाख से ज़्यादा के शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं। क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है और 98 के भाव पर लिया हुआ था। इस वक्त इनकी खरीद के पास ही स्टॉक कारोबार कर रहा है। क्या करना चाहिए यहाँ पर? कुणाल, आप सजेस्ट करिए। 98 पर लिया है, 100 के पास चल रहा है ये स्टॉक, और मुनाफा भी हो रहा है क्योंकि शेयरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि मुनाफा भी काफ़ी बड़ा इस वक्त इनको यहाँ पर मिल रहा है। बट स्टॉक पे क्या सजेस्ट करेंगे? अभी जो मुनाफा है वो लेकर निकल जाएं या फिर बने रहे? क्योंकि आज हम देख रहे हैं स्टॉक में करीब 7% की गिरावट भी देखने को मिल रही है। काफ़ी अच्छे लेवल्स इन्होंने देखे होंगे, बट आज कमजोरी है स्टॉक में। क्या करना चाहिए शेयर में? अगर इसमें लंबी अवधि का मैं चार्ट देख रहा हूँ तो इसका जो सपोर्ट आ रहा है वो है 88 जोन का।
ये 88 का जोन जुलाई 2021 में टेस्ट हुआ था, वहीं से काउंटर ने अपनी रुझान पकड़ी थी और ये 300 के लेवल्स तक गया था। अब रिसेंटली हमने ये करेक्शन देखा और ये करेक्शन में इंटरेस्टिंग बात ये है कि 2 दिन पहले ये काउंटर 93 पे था और जिस तरह से वॉल्यूम्स इस काउंटर में बने 120 तक ये काउंटर गया और ये जो वॉल्यूम्स हैं दोज आर दी हाईएस्ट रिकॉर्डेड वॉल्यूम्स आफ्टर अप्रैल 2021। सो ऐसे लग रहा है कि काउंटर शायद यहीं कहीं अपनी बॉटम बनाएगा, बट बॉटम अब तक कंफर्म नहीं हुई है। हमारे व्यूअर को यहाँ पे एक सलाह बनेगी कि अगर बड़ी पोजीशन होल्ड करने में दिक्कत हो रही है तो पोजीशन थोड़ी सी कम कर दीजिए, बट इस काउंटर में बने रहिए। अगर ये काउंटर अगले 15-20 दिनों में अगर 120 के लेवल को क्रॉस करता है तो आई थिंक 180 तक के लेवल्स दिखा सकता है, बट एज ऑफ नाउ इट्स जस्ट एन एंटीसिपेशन कि शायद यहाँ पे बॉटम बन सकती है। ये व्यू कंप्लीट निगेट होगा अगर ये काउंटर 87 के नीचे निकलता है, तो हम वहां पे स्टॉप लॉस ट्रिगर करके अपना लॉस बुक करने की सलाह देंगे, बट एज ऑफ नाउ बने रहने की सलाह होगी। क्वांटिटी थोड़ी कम कर दीजिए, 120-122 के ऊपर फिर से ये क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो क्वांटिटी थोड़ी कम कर दीजिए। शेयर में एक तेजी आई थी, 100 के लेवल के आसपास आया था, बट अगर आप चाहें तो क्वांटिटी थोड़ी कम कर सकते हो, प्रॉफिट हल्का बुक भी कर सकते हैं। अच्छे लेवल पर एंट्री की थी और एक और स्टॉक है इनके पास, जिंदाल स्टेनलेस। यहाँ पर भी इन्होंने काफी शानदार लेवल पर एंट्री की थी। स्टॉक जब अपने निचले स्तर पर आ चुका था तब इन्होंने यहाँ पर एंट्री ली। शेयर की क्वांटिटी यहाँ पर भी इन्होंने काफी ज्यादा ली हुई है, करीब करीब 5 लाख शेयर्स ज्यादा ली हुई है। और देखिए शानदार मुनाफा इनको इस वक्त स्टॉक में हो रहा है। मेटल स्टॉक्स जिस तरीके से हम देख रहे हैं, हाल फिलहाल में शानदार तेजी देखने को मिली। चाइना के रीओपनिंग की बात की जा रही है, उसकी वजह से ये स्टॉक काफी दिनों से बस कर रहे हैं और अच्छा गेन हो रहा है, इनको काफी अच्छा मुनाफा इनको हो रहा है, तो उसके लिए पहले तो बधाई। विवेक क्या सजेस्ट करेंगे? जिंदाल स्टेनलेस गेन तो काफी अच्छा हो रहा है, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करने की राय देंगे या फिर बने रहना चाहिए इन्हें स्टॉक्स में? मुझे ऐसे काउंटर्स में ये दिक्कत होता है कि अगर लार्ज क्वांटिटी हो ना तो आप प्रॉफिट अगर बुक करते हो तो काफी टैक्स भी लगता है उस पे। एनीवे, इनको प्रॉफिट बुक करने की सलाह नहीं दूंगा, नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे जिंदल स्टेनलेस अंडर वैल्यूड लग रहा है। देखिए, इसमें भी ये है कि जो कमोडिटी प्राइसेस थे वो रूफ टॉप को चीर के वापस नीचे जाके अब स्टेबिलिटी दिखा रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि अगर चाइना रीओपन हो रहा है, जो न्यूज बार बार आ रही है, अगर रीओपन होता है तो सारे के सारे मेटल काउंटर्स यहाँ से अच्छा करेंगे। तो 219 220 में जो जिंदल स्टेनलेस चल रहा है ये अंडर वैल्यूएशन लग रहा है। मुझे लग रहा है कि मिनिमम इसका भाव 250 रुपया होना चाहिए, और इसका जो रिजल्ट आएगा इस क्वार्टर का, क्वार्टर खत्म होने में 2-3 दिन और ही बचे हैं, इस क्वार्टर का जो रिजल्ट आएगा मुझे लग रहा है कि वो भी इस बार अच्छा आना चाहिए। और वैल्यूएशन वाइज अगर देखो तो देखिए करीबन 6-7 पी पे चल रहा है ये स्टॉक, और मोस्ट ऑफ दी जो आयरन एंड स्टील कंपनीज है मार्केट में लिस्टेड वो आपको मिलेगी 14 या 15 में। तो वैल्यूएशन वाइज भी बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है ये, तो इसको होल्ड करो। इनफैक्ट कोई बाई करना है तो बाई भी कर सकते हो, और आपको कोई प्रॉफिट बुक करके कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जिंदल स्टेनलेस वैल्यूएशंस भी अच्छे लग रहे हैं, इसको आप होल्ड कर सकते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि मेटल स्टॉक्स में आज चौतरफा तेजी दिख रही होगी आपको, लेकिन एक और स्पेस है जहां पर बहुत ही शानदार मिठास है चीनी शेयरों का। देखिए, केसीपी शुगर, उत्तम शुगर, त्रिवेणी, श्री रेणुका, द्वारिका शुगर, ये तमाम स्टॉक्स 5 से लेके 10-12% तक ये चल रहे हैं। लेकिन आज ये एक्शन बना क्यों है, क्या ट्रिगर है, बताने के लिए हमारे सहयोगी वामाक्षी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वामाक्षी बताइए, शुगर क्यों मिठास है आज, क्यों शेयर दौड़ रहे हैं? जी बिल्कुल, शुगर सेक्टर में हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है। अगर हम इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की बात करें तो ये ट्रैक पर नज़र आ रहा है। 2025 तक 20% ब्लेंडिंग का जो टारगेट है करंटली 10% पर है, और ESY 2022-2023 के लिए इनका टारगेट है 12% ब्लेंडिंग का। शुगर सेक्टर की बात करें तो काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं रिसेंटली। हमने देखा कि इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए 100% इंसेंटिव जारी किए हैं नवंबर महीने में। OMCs का भी इथेनॉल प्राइसेस को बढ़ा सकते हैं ऐसी उम्मीद की जा रही है। 55.84 से 58.5 प्रति लीटर तक बढ़ा सकते हैं। ऑयल मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी का भी कहना है कि E20 यानी कि पेट्रोल जो 20% इथेनॉल से मिला हुआ है वो सिलेक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा पायलट बेसिस पर। इसमें भी गवर्नमेंट से आग्रह कर रही है इथेनॉल प्राइसेस बढ़ाने के लिए, और सप्लाई फेयर्स के चलते शुगर 5 ईयर की ऊंचाई पर हमें नज़र आ रहा है।
और इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमने देखा कि शुगर स्टॉक्स का 2022 में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है। श्री रेणुका शुगर को ही देख लीजिए, 91% तक बढ़ा है ये स्टॉक ये साल में। उसी के ठीक बाद हम देख रहे हैं कि द्वारिकेश में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी नजर आई है, 41% से बढ़ा है ऑन अ ईयर टू डे बेसिस। इसके अलावा EID पैडी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग और बलरामपुर चीनी मिल्स में भी हमने काफ़ी अच्छी तेज़ी नजर आई थी। खैर, ये तो हो गए सारे पॉजिटिव फैक्टर्स जो अब आ चुके हैं, मगर आगे के लिए कौन से ऐसे ट्रिगर्स नज़र आ रहे हैं। गवर्नमेंट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को 1131 इथेनॉल प्लांट प्रपोजल्स आए हैं। इथेनॉल का जो इस्तेमाल है वो अगले 3 साल में दुगना हो सकता है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और इलारा सिक्योरिटीज़ इनफैक्ट उनका एक्सपेक्टेशंस है कि 17 से 18% पेट्रोल में ब्लेंडिंग हो सकती है FY25 तक, जो अभी 9.6% पर है FY22 में। तो ओवरऑल काफ़ी सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स शुगर सेक्टर में हुए हैं और आगे चलते भी हमें नजर आएंगे। और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि शुगर काउंटर्स में आज काफ़ी अच्छी तेज़ी नजर आ रही है। शुक्रिया वामाक्षी। तो जितने सारे ट्रिगर्स हैं सारे आपको वामाक्षी ने बता दिए हैं। ब्लेंडिंग का अभी जो मौजूदा स्तर है पेट्रोल में, यानी कि पेट्रोल में जो इथेनॉल की मिलावट होती है वो है 10% के आसपास की, लेकिन मौजूदा साल के लिए इसको बढ़ा के कर दिया गया है 12% के आसपास का, और 2025 तक का जो लक्ष्य है वो है 20% का, यानी कि इथेनॉल की जो डिमांड है वो बनी रहेगी। और एक और अच्छी चीज़ ये है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो हैं, जो कि ब्लेंडिंग करती हैं पेट्रोल में, वो जो इथेनॉल का भाव है 55 रुपये 84 पैसे का भाव अभी है, उसको बढ़ा के 58 रुपये के आसपास कर सकती हैं। तो एक और आगे ये ट्रिगर बन सकता है। तो शुगर के लिए चौतरफा बहुत ही अच्छे ट्रिगर्स हैं और इस साल तमाम शुगर स्टॉक्स आपको अच्छे रिटर्न्स देते हुए दिखाई दिए हैं। ग्लोबल मार्केट में भाव भी ऊपरी स्तर पर हैं, एक्सपोर्ट का कोटा बढ़ाने की मांग कर रही है। तो ट्रिगर्स भरपूर हैं इस पूरे के पूरे सेक्टर के लिए और वो आपको विजिबल है स्टॉक के प्राइसेस देखकर। अब यहां से आपको क्या लग रहा है विवेक कि अभी जो शुगर में मिठास है वो क्या बनी रहेगी, और किसी को अगर 1-2 शेयर चुनने हो, क्योंकि कंपनियां ढेर सारी हैं, आपके हिसाब से बेटर प्लेस्ड कौन सी कंपनी है? अभिषेक, पहले तो मैं डिस्क्लोजर दे दूं, 2-3 ट्रकलोड मेरे पोर्टफोलियो में भी है शुगर के, तो मैं तो बहुत बुलिश हूँ, पर्टिकुलरली एथेनॉल पे। और जितनी भी आपने मतलब अभी न्यूज सुनाई थी, उसमें एक और ये चीज है कि GST रेट्स भी इस एथेनॉल पे अभी सरकार ने घटाया है रिसेंटली, शायद 18 से या कुछ 5% कुछ कर दिया है, तो उसका बेनिफिट भी इस कंपनीज को मिलेगा। मुझे सबसे बेस्ट इन शुगर पैक में लगता है श्री रेणुका शुगर्स, और सेकेंड बेस्ट रहेगा बलरामपुर चीनी। क्यों? क्योंकि हम लोग एथेनॉल की बात कर रहे हैं और रेणुका शुगर के पास आज सबसे बड़ा एथेनॉल ब्लेंडिंग प्लांट्स है। मतलब जो अगर आप इनका क्वांटिटी देखो जो बना सकते हैं एथेनॉल, सबसे ज्यादा रेणुका के पास है और वो लोग एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। और सेकेंड रहेगा बलरामपुर चीनी। तो मैं तो बहुत बुलिश हूँ, ऐसे डिस्क्लोजर मैंने कहा है, ऑलरेडी कह दिया कि मेरे पास पोर्टफोलियो में है। तो जो दिग्गज कंपनियां हैं और जो इसके बड़ी बेनिफिशियरी हैं, जिनको ज्यादा फायदा हो सकता है, उनके साथ आप जाइए। श्री रेणुका ऑलरेडी इस साल में करीब करीब डबल हो गया है, 90% के आसपास की तेजी इस शेयर में दिख चुकी है। और बलरामपुर चीनी में भी अच्छा एक्शन दिखा है, 400 रुपए का भाव आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा है उसके आसपास के। रायपुर से कैलाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कैलाश जी नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्कार सर, मैं IOL CP केमिकल एंड फार्मा के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी, कितने शेयर आपके पास है? सर ये 161 शेयर है मेरा, 413 के रेट पे। और दूसरा ये है कि मेरा कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे 6 महीने साल, 2-4 साल भी रहे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा है, मतलब पूरी तरह से लॉन्ग टर्म वाले निवेशक हैं। हाल फिलहाल जो भी थोड़े मोड़े उतार चढ़ाव होते हैं उसको देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक व्यू लेते हैं। विवेक, आपसे ही राय जाना चाहेंगे, चूंकि लंबी अवधि का नजरिया है। IOL केमिकल्स 161 शेयर हैं 413 के भाव पर। इस वक्त जो भाव है 350 रुपए के आसपास का है। 3-4 साल क्या यहाँ से डबल हो जाएगा, ऐसा लगता है आपको? थोड़े दिन पहले ये कंपनी ठीक ठाक लग रही थी, लेकिन उसके बाद में बहुत बड़ा जंप दिया था स्टॉक प्राइस ने। और अगर आप इस कंपनी का पिछला रिजल्ट देखो तो करीबन 50-53% इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डाउन था, और केमिकल स्पेस पूरा का पूरा पिटा हुआ आज के दिन। तो देखिए रिजल्ट्स खराब है और उसके कारण वैल्यूएशन भी इसका बहुत ज्यादा स्ट्रेच लग रहा है मुझे। तो मेरी तो ये सलाह रहेगी कि आपको अगर केमिकल्स ही लेना हो ना, अभी जैसे हम लोग एथेनॉल की बात करें तो वो भी एक टाइप का केमिकल है, बायोकेमिकल समझो उसको, तो आप IOL से श्री रेणुका या फिर बलरामपुर चीनी ले लेते हो तो आपको 100% रिटर्न, 100% मतलब मैं परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब आपको पक्का रिटर्न्स वहां पे ज्यादा मिलेंगे IOL से। तो फिलहाल IOL मुझे वैल्यूएशन वाइज और प्राइस वाइज दोनों महंगे लग रहे हैं।
और अगर इसको कन्वर्ट करते हो तो आप बेटर पोजीशन में रहोगे। ऑलराइट, तो आपको आईओएल केमिकल्स में राय दी गई। आज हम देख रहे हैं कि करीब 2% की गिरावट भी इस स्टॉक में है। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दोनों एक्सपर्ट से विदा लेंगे। विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुणाल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। तो फिलहाल इस शो में इतना ही। मुझे और अभिषेक को दीजिए इजाजत।